राइट। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, राइट। एक मिनट रुकिए, जस्ट ए मिनट। ओके, चलिए। फर्स्ट वन इज योर रिलीवेंट कॉस्ट। डिफाइन द टर्म रिलीवेंट कॉस्ट। ओके, रिलीवेंट कॉस्ट का मतलब क्या? ध्यान दीजिए, जो कॉस्ट डिसीजन लेने में मदद कर रहा है, हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन टू डिसीजन मेकर, उसे हम क्या कहेंगे? रिलीवेंट कॉस्ट कहेंगे। एंड रिलीवेंट कॉस्ट is a cost that to be incurred in future, that is it is future cost। ध्यान दीजिए, पहला बात ये है, जो कॉस्ट आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा उसे हम रिलीवेंट कॉस्ट कहेंगे। उसका दो कंडीशन है, रिलीवेंट कॉस्ट होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है, इट शुड बी फ्यूचर कॉस्ट। दूसरा कंडीशन ये है, फॉर ईच ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन it should be different, it should be different for each course of alternative action। मान लीजिए ये TCA है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म TCA है, तो कॉमर्स एकेडमी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, राइट। मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर राम एक एम्प्लॉय है जिसका सैलरी पर मंथ मान लीजिए 80,000 रुपीज़ है। जो भी TCA का रेगुलर बेसिस में काम हो रहा है उसके लिए राम कितना रुपया ले रहा है? 80,000 रुपीज़ पर मंथ ले रहा है, राइट। पर मंथ 80,000 रुपीज़ ले रहा है। मान लीजिए अगले महीने में TCA को एक नया टेंडर मिला, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ऑडिट करने का काम मिला, राइट। अगर TCA ने राम को ये इंस्ट्रक्शन देता है, राम तुम जाओ रिलायंस इंडस्ट्री का जो भी ऑडिट काम है उसे ख़त्म करके आओ, एंड राम बोलता है जो भी मैं काम करूँगा उसके लिए मैं 18,000 रुपया एक्स्ट्रा लूँगा। क्यों एक्स्ट्रा लूँगा? क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। दिस 18,000 विल बी नोन एज योर रिलीवेंट कॉस्ट, राइट। अगर मान लीजिए राम ने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहा है, मिस्टर राम ने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा है ये रिलायंस इंडस्ट्री का काम करने के लिए, देन इन सच ए केस योर रिलीवेंट कॉस्ट विल बी नील, राइट। योर रिलीवेंट कॉस्ट विल बी 0। अगर मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, हर चीज का प्राइस बढ़ रहा है, जिसके लिए हमने क्या कर दिया? 20% सैलरी को क्या कर दिया? हाई कर दिया। दैट मीन्स 16,000 रुपीज हमने सैलरी इंक्रीज कर दिया। अगले महीने से मिस्टर राम को 16,000 रुपीज मिलने वाला है। 16,000 रुपीज किस लिए मिलेगा? क्योंकि वो इन्फ्लेशन के लिए मिलेगा, दूसरा काम के लिए नहीं मिलेगा। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के लिए ये 16,000 नहीं मिल रहा है, ड्यू टू इन्फ्लेशन 16,000 मिल रहा है। रिलीवेंट कॉस्ट विल बी योर नील, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था रिलीवेंट कॉस्ट होने के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दैट इज इट शुड बी योर फ्यूचर कॉस्ट, एंड फॉर अ डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन इट शुड बी डिफरेंट। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के लिए ये डिफरेंट होना चाहिए। चलिए हम इसमें पढ़ते हैं। रिलीवेंट कॉस्ट मीन्स कॉस्ट which helps in decision making. In other words, the cost which has an influence on the decision of a decision maker, that is cost to be incurred due to acceptance of a new offer, उसे हम क्या कहेंगे? रिलीवेंट कॉस्ट कहेंगे। उसका दो कंडीशन है, इट शुड बी फ्यूचर होना चाहिए एंड इट शुड बी डिफरेंट होना चाहिए फॉर ईच ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, राइट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। चलिए फिर एक बार पढ़ लेते हैं। सपोज इफ ए कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज ए परमानेंट सुपरवाइजर विथ ए सैलरी ऑफ ₹20,000। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई भी सुपरवाइजर है जिनका सैलरी 20,000 पर मंथ है।
फॉर रेगुलर एक्टिविटी, ध्यान दीजिए फॉर रेगुलर एक्टिविटी ये तो 20,000 रुपीज ले रहा है। नाउ को एक नया काम मिल गया क्या काम मिल गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए गेस्ट हाउस व्हिच विल बी रिक्वायर 4 डे ऑफ सुपरविजन ड्यूरिंग नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ में 4 दिन का सुपरविजन चाहिए। इफ एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर, अगर जो भी एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर था अगर ये क्या कर रहा है, एग्री टू डू द वर्क, ये काम करने के लिए एग्री हो रहा है, एंड जिसके लिए वो 20,000 रुपीज नेक्स्ट महीने में लेगा, सिर्फ नेक्स्ट महीने में कितना रुपीज लेगा, 23,000 रुपीज लेगा। 20,000 तो उसका क्या डेली सैलरी था, एंड 3,000 किस लिए लेगा, नया ऑल्टरनेटिव वर्क के लिए लेगा, न्यू ऑफर के लिए लेगा। दिस 3,000 रुपीज विल बी योर relevant cost, that is cost to be incurred due to acceptance of offer, right? अगर यहाँ पे एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर एग्री है वो काम करने के लिए एट प्रेजेंट सैलरी, जो भी प्रेजेंट सैलरी उसका है अगर उसी सैलरी से ये काम कर रहा है, इन सच ए केस योर रिलीवेंट कॉस्ट विल बी योर नील, सच ए केस योर रिलीवेंट कॉस्ट विल बी नील। इफ सैलरी इंक्रीज्ड by 3,000 per month due to inflation, relevant cost of supervisor salary in respect would be nil, right? अगर इन्फ्लेशन के लिए सैलरी हाइक हो रहा है, इन सच केस रिलेवेंट कॉस्ट विल बी योर नील, राइट? उसके बाद आता है आपका सॉन्ग कॉस्ट। मैं सीधे ये बताऊं तो सॉन्ग कॉस्ट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ रिलीवेंट कॉस्ट। रिलीवेंट कॉस्ट में क्या था, ये डिसीजन लेने में मदद कर रहा है। सॉन्ग कॉस्ट डिसीजन लेने में सॉन्ग कॉस्ट का कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट मीन्स डिसीजन मेकर विल नॉट कंसीडर सॉन्ग कॉस्ट व्हाइल इट इज टेकिंग डिसीजन, राइट? एंड उसका दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट शुड बी पास्ट कॉस्ट, ये पास्ट कॉस्ट होना चाहिए, और दूसरा पास्ट कॉस्ट मीन्स कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड, एंड दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, इट शुड बी डिफरेंट इन अमाउंट फॉर ईच ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के लिए ये डिफरेंट होना चाहिए, राइट? चलिए फॉर एग्जांपल जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस होगा वो क्या हो जाएगा, सॉन्ग कॉस्ट हमारा हो जाएगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, मान लीजिए मैंने कोई टिकट किया था, मान लीजिए यहाँ पे उड़ीसा में एक कलिंग स्टेडियम है जहाँ पे हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है, राइट? मैंने एक टिकट किया था 5,000 रुपया दे एक टिकट किया था हॉकी मैच देखने के लिए, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच था। मान लीजिए मैं देखने के लिए एक हॉकी टिकट बुक कर लिया, राइट? जब भी मैच के दिन मेरे को पता चला ये क्या हो रहा है, टेलीविजन पर टेलीकास्ट होगा, राइट? वहाँ पे मैंने सोचा क्यों मैं स्टेडियम जाऊँ, मैं घर बैठे ही मैच देख लेता हूँ, राइट? मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, मैं स्टेडियम जाऊँ या घर बैठ के मैच देखूँ, वहीं पे मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट? एट द टाइम ऑफ सच डिसीजन दिस रुपीज 5,000 हैज नो इम्पोर्टेंस, दैट मीन्स ये 5,000 रुपया मेरा ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है, ये डिसीजन लेने में कोई उनका रोल नहीं है, जिसे हम क्या कहेंगे, सॉन्ग कॉस्ट कहेंगे। चलिए हम इन डिटेल्स और एक बार रीड कर लेते हैं। सॉन्ग कॉस्ट व्हिच हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग ऑफ डिसीजन मेकर, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कॉस्ट शुड नॉट बी कंसीडर्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट? दो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट शुड बी पास्ट कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड बिफोर टेकिंग द डिसीजन, डिसीजन लेने से पहले ही ये कॉस्ट इनकर्ड हो चुका है। इट शुड बी डिफरेंट इन अमाउंट ईच ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हर एक अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के लिए ये डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट विल बी टर्म्ड एज सॉन्ग कॉस्ट ड्यू टू पास्ट कॉस्ट, राइट? और वही एक एग्जाम्पल यहाँ में दे रखा है, मिस्टर एक्स एक टिकट परचेज किया क्रिकेट मैच देखने के लिए ऑन ग्राउंड, दैट इज ऑन स्टेडियम। नाउ एक्स केम टू नो दैट सच मैच वुड बी टेलीकास्टेड इन टेलीविजन चैनल, वो मैच टीवी पर टेलीकास्ट होगा। मिस्टर एक्स अभी सोच रहा है, डिसीजन ले रहा है
आइदर टू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन ग्राउंड, वो मैच में देख ले, और ऑन टीवी, राइट, वो डिसीजन अभी ले रहा है। इन दिस केस द कॉस्ट ऑफ टिकट, दैट इज हमारा एग्जाम्पल में 5000 था, हैज नो इन्फ्लुएंस, हेंस such cost will be called as sunk due to already incurred before taking the decision, that is past. Okay, then आता है आपका irrelevant cost. irrelevant cost, ध्यान दीजिए, यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है, सॉन्ग कॉस्ट आर irrelevant बट irrelevant कॉस्ट आर नॉट सॉन्ग। जो भी हमारा सॉन्ग कॉस्ट है उससे हम irrelevant कॉस्ट कहेंगे, मगर और irrelevant कॉस्ट को हम क्या नहीं बोलेंगे, सॉन्ग कॉस्ट नहीं बोलेंगे, राइट। सॉन्ग कॉस्ट का मतलब ये है, अगर मैं काम करूं तो मेरे को कॉस्ट देना पड़ेगा, अगर मैं काम ना करूं तो मेरा कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं होगा। अगर मैं काम करूं देन आई हैव टू पे, अगर मैं काम ना करूं देन मेरे को नहीं देना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, irrelevant कॉस्ट कहेंगे। irrelevant कॉस्ट are not sunk. It means irrelevant costs should be considered in a decision of either to accept to offer or to reject the offer. But irrelevant cost should not be considered in decision making. लेकिन डिसीजन मेकिंग में irrelevant cost का कोई भी क्या नहीं है, जरूरी नहीं है, राइट। In other words we can say sunk cost means the cost which are continue to occur with the same amount in each alternative course of action। अभी मैं एक एग्जाम्पल लूँगा जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सॉन्ग कॉस्ट और irrelevant कॉस्ट का। एंड ऑल्सो continue to occur with same amount when there is no alternative course of action। अगर मैं काम करूं तो मेरे को ये देना पड़ेगा, अगर मैं काम ना करूं तो भी मेरे को ये देना पड़ेगा, जिससे हम क्या कहेंगे, सॉन्ग कॉस्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक बिल्डिंग का रेंट में लिया मेरा एक शोरूम चलने के लिए, राइट। एक बाइक शोरूम कंटिन्यू करने के लिए एक बिल्डिंग को किराए पे लिया, जिसके लिए एक नॉन रिफंडेबल 2 लाख रुपया का मेरे को क्या देना पड़ा, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ा। नॉन रिफंडेबल 2 लाख रुपया का, राइट, मेरे को देना पड़ा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ अगर मेरा ये शोरूम को कंटिन्यू करूँ, राइट, और ये सबलेट में दे दूँ मतलब दूसरा बंदे को मैं क्या कर दूँ, रेंट में दे दूँ, राइट। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए शोरूम चला रहा हूँ, तभी मेरे को क्या देना पड़ेगा, रेंट 10,000 रुपये का देना पड़ेगा। जो भी बिल्डिंग मैंने लिया था उसका रेंट अमाउंट 10,000 रुपीज पर मंथ, राइट। अगर मैं सबलेट में दे दूँ तब भी मेरे को 10,000 रुपया देना पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा, वो लैंडलॉर्ड को 10,000 रुपया देना पड़ेगा। दिस 10,000 विल बी नोन एज योर सॉन्ग कॉस्ट। अगर मैं काम करूं तो मेरे को देना पड़ रहा है, अगर मैं काम ना करूं तब भी मेरे को ये देने को पड़ रहा है, जिससे हम क्या कहेंगे, सॉन्ग कॉस्ट कहेंगे। मान लीजिए दूसरा वाला एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूं। मान लीजिए ये है मिस्टर एक्स, ये सोच रहा है, ये अभी क्या कर रहा है, सीए का फाउंडेशन के लिए अभी तैयार कर रहा है, राइट। अभी सोच रहा है ये कोचिंग कहाँ से लेगा, सोच रहा है आइदर टू टेक कोचिंग और टू सेल्फ स्टडी, राइट। अगर ये कोचिंग लेगा तो कोचिंग फी, मान लीजिए टीसीएस से कोचिंग लेगा तो उसका कोचिंग फी हो जाएगा 10,000 रुपीज। सीए फाउंडेशन के लिए कोचिंग फी कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज हो जाएगा। अगर ये
किया देन कोचिंग फी विल बी योर नील, देन उसको कोई भी कोचिंग देने को नहीं पड़ेगा। दिस 10,000 and 0 will be called as your relevant cost। डिसीजन लेने टाइम पर ये मेरे को हेल्प कर रहा है, आइदर मैं कोचिंग लूँ या कोचिंग ना लूँ। अगर मैंने कोचिंग लूँगा तो 40,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, अगर मैं कोचिंग नहीं ले रहा हूँ देन मेरे को कोई रुपया पेमेंट करने के लिए नहीं पड़ेगा। दिस इज नोन एज योर रिलीवेंट कॉस्ट। मैंने डिसाइड कर लिया कोचिंग लूंगा, डिसाइड कर लिया कोचिंग लूंगा, कहाँ से कोचिंग लूंगा? मान लीजिए ये टीसी से कोचिंग लिया, देन ये उसको कितना देना पड़ेगा? 10,000 रुपया देना पड़ेगा। मान लीजिए और कहाँ से भी अगर और कहाँ से भी लेना चाह रहा है उसका भी कोचिंग, मान लीजिए A1 से ये चाह रहा है कोचिंग लेने के लिए, जिनका अमाउंट कितना 10,000 रुपया है, और एक इंस्टीट्यूशन है A2 जिसका भी अमाउंट कितना है 10,000 रुपया है, राइट। इन सच ए केस कोचिंग फी इज इक्वल कोचिंग फी इज इक्वल ऑफ ऑल कोचिंग सेंटर। जो भी DCA A1 A2 कोचिंग सेंटर है उनका सब क्या है? कोचिंग फी क्या है? समान है, राइट। अभी मिस्टर एक्स को ये डिसाइड करना पड़ेगा कहां से अच्छा प्रिपरेशन उससे करने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स ये जो 3 कोचिंग इंस्टीट्यूशन है इनमें से कौन कहाँ पे पढ़ाई अच्छा हो रहा है, कहाँ पे पढ़ाई अच्छा हो रहा है, वो डिसीजन लेगा उसी बेसिस पर, राइट। यहाँ पे जो 10,000 रुपया है दैट इज योर irrelevant cost, दैट मीन्स ये डिसीजन लेने में कोई मदद नहीं कर रहा है। अगर ये कोचिंग लेगा ना लेगा, अगर उसका पास पैसा है, ही इज एबल टू पे ₹10,000 तो ये कोचिंग लेगा। अगर उसके पास कोई पैसा नहीं है, ही इज अनएबल टू पे ₹10,000, ये कोचिंग नहीं लेगा। ये तो रिलीवेंट कॉस्ट है, ये 10,000 रुपये क्या हो गया? रिलीवेंट कॉस्ट हो गया। 3 कोचिंग इंस्टीट्यूशन में अमाउंट इक्वल है। अभी ये डिसीजन लेगा कहाँ पे अच्छा पढ़ाई हो रहा है, जहां पे अच्छा पढ़ाई होगा वहां हो जाएगा, ज्वाइन करेगा, राइट। इन दैट केस अगर ये कोचिंग लेगा तो 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर ये कोचिंग नहीं लेगा तभी 10,000 रुपया पे करने को नहीं पड़ेगा। प्लीज नोटिस द वर्ड, मैं यहाँ पे क्या कहने को चाह रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। अगर मैं कुछ काम करूँ तभी मेरे को करना पड़ेगा, अगर मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ तभी मेरे को पे करने के लिए नहीं पड़ेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? irrelevant cost कहेंगे। irrelevant cost means which continue to occur with the same amount in each alternative course of action। अगर मिस्टर एक्स TCA से कोचिंग लेगा 10,000 रुपया देना पड़ेगा, T1 से कोचिंग लेगा तब भी 10,000 रुपया देना पड़ेगा, एंड T3 से लेगा तब भी 10,000 रुपया देना पड़ेगा। दैट मीन्स ईच अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में अमाउंट सेम है, बट डज नॉट कंटिन्यू टू अकर व्हेन देयर इज नो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। दैट मीन्स अगर ये कोचिंग लेने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोचिंग ये नहीं लेगा, तब उसको 10,000 रुपया पे करना नहीं पड़ेगा, राइट। अगर ये कोचिंग लेगा देन उसको 10,000 रुपया देना पड़ेगा, अगर ये कोचिंग नहीं लेगा देन उसको 10,000 रुपया देने को नहीं पड़ेगा, जिससे हम क्या कहेंगे? irrelevant cost कहेंगे। उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है डिसीजन लेने में, बट कंटिन्यू टू अकर व्हेन देयर इज
continue to occur with same amount in each alternative course of action, but in case of there is no alternative action, then what does not continue to occur when there is no alternative course of action. अगर कोई भी अल्टरनेटिव कोर्स एक्शन नहीं है, दैट मीन्स वो कोचिंग लेने के लिए तैयार नहीं है, सेल्फ स्टडी करेगा, तब उससे 10,000 रुपया देना नहीं पड़ेगा। उससे हम क्या कहेंगे, इररिलेवेंट कॉस्ट कहेंगे। लास्ट वन यहाँ पे आता है जो हम डिस्कस करके आज ये हमारा लेक्चर को ख़त्म करेंगे, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ से समझ लीजिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, राइट। मान लीजिए ये है मिस्टर राम, इज ए क्वालिफाइड सी, राइट। अगर ये C1 कंपनी 1 में ज्वाइन कर रहा है, देन उसे कितना रुपया पेमेंट मिल रहा है, 50,000 रुपया पेमेंट मिल रहा है। कंपनी 2 से ऑफर आया, मिस्टर राम तुम हमारे कंपनी पे क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, तभी मिस्टर राम ये डिसीजन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर यहाँ पे कंपनी 1 पे वो कितना ड्रॉ कर रहा है, सैलरी कितना ड्रॉ कर रहा है, 50,000 रुपीज ड्रॉ कर रहा है। इन केस ऑफ टेकिंग डिसीजन वेदर टू ज्वाइन इन कंपनी 2 और नॉट, he has to take decision on the basis of opportunity cost. That means अगर मिनिमम उसे जो भी बेनिफिट कंपनी 1 में मिल रहा है उतना ही बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा मिनिमम, देन वो कंपनी 2 में ज्वाइन करने के लिए सोचेगा। दैट मीन्स अगर कंपनी ऑफर कर रहा है 60,000, मान लीजिए कंपनी 2 ऑफर कर रहा है 60,000, देन मिस्टर राम का बेनिफिट कितना लॉस हो रहा है, बेनिफिट कितना लॉस हो रहा है, ध्यान दीजिए। मैं और एक बात बोल रहा हूँ, मिस्टर राम C1 में था जहाँ पे वो 50,000 सैलरी ड्रॉ कर रहा था, राइट। C2 से कॉल आया, मिस्टर राम तुम यहाँ आ जाओ, हमने आपको कितना रुपया देंगे, 60,000 रुपया देंगे, राइट। तब भी मिस्टर एक्स ये सोचेगा अगर ये सी कंपनी को छोड़ता है तो कितना बेनिफिट उसका लॉस हो रहा है, उसको तो मिलेगा 60,000, कितना बेनिफिट लॉस हो रहा है, 50,000 का बेनिफिट लॉस हो रहा है। दैट मीन्स उसका कितना बेनिफिट ज्यादा आ रहा है, 10,000 रुपीज ज्यादा आ रहा है। इन सच केस 100 रुपीज 50,000 विल बी known as your opportunity cost। चलिए पढ़ लेते हैं। opportunity cost means benefit foregone means benefit loss which would have been realized from next best alternative course of action। जो मिल रहा था, जो बेनिफिट मेरे को मिल रहा है और मिल रहा था, राइट। बट ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू ऑफर, अगर मिस्टर राम ने कंपनी C2 कंपनी में ज्वाइन कर लेता है, वी हैव टू बी लॉस्ट, तभी मिस्टर एक्स को क्या करना पड़ेगा, उस बेनिफिट को छोड़ना पड़ेगा, राइट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इनफ्लो टू बी लॉस्ट, इनफ्लो टू बी लॉस्ट, जितना बेनिफिट हमको आ रहा था अगर ये लॉस हो रहा है उससे हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट ओनली एक्सपेंसेस but also it includes the benefit to be lost which is to be known as opportunity cost। it is not an expenses, it is benefit। जो भी बेनिफिट हमको लॉस हो रहा है, अगर हमने कोई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। सपोज हमारे पास कैपिटल था ₹10 लाख, अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करूं तो मेरे को 10% के हिसाब से 1 लाख रुपया का ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। अगर मैं म्यूचुअल
फंड में इन्वेस्ट करूँ तभी मेरे को बेनिफिट कितना आ रहा है, 1,40,000 रुपया का बेनिफिट आ रहा है। प्लीज ध्यान दीजिए, अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ, इन सच ए केस माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ₹1 lakh, दैट इज हाउ मच अमाउंट lost, that is due to acceptance of new offer, that is investing in mutual fund, जितना अमाउंट मेरे को लॉस हो रहा है, राइट, दैट इज मेरे को 1 लाख रुपया का ब्याज यहाँ लॉस होगा अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। इन दैट केस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर बिजनेस। हाँ, ध्यान दीजिए, मेरे केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा आपका 1 लाख रुपया। अगर मैं क्या करूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं तो मेरे को बेनिफिट आ रहा है 1,40,000। अगर मैं सोच रहा हूं एक बिजनेस शुरू करूं, इस 10 लाख रुपया को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके मैं एक बिजनेस शुरू करूं, then in such a case my opportunity cost will be ₹1,40,000. in such a case opportunity cost will be 1,40,000. that is जितना मेरा बेनिफिट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू ऑफर। मेरे पास एक ऑफर था म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो जहां से मेरे को 1,40,000 रुपये का बेनिफिट मिल रहा था। अभी मैं न्यू ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए एक ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए जितना बेनिफिट मेरा हो रहा है उतना हो जाएगा मेरा क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फर्स्ट केस में क्या था,